हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम यानी कि अपराध के क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं। आइए इसकी चर्चा महत्वपूर्ण केस लॉ के साथ करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि क्राइम क्या होता है, यानी कि अपराध की क्या परिभाषा होती है, अपराध होता क्या है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, क्राइम इज एन एक्ट forbidden by law and which is at the same time revolting to the moral sentiment of the society। यानी कि क्राइम इज एन एक्ट forbidden by law, मतलब क्राइम एक ऐसा एक्ट है, ऐसा कार्य है जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, forbidden by law है, and which is at the same time revolting टू द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी, और जो मॉरल सेंटिमेंट है सोसाइटी का उसके भी यह खिलाफ होता है। यानी कि यह क्राइम जो है, अपराध, वह एक ऐसा कार्य है जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है और समाज की नैतिक भावनाओं के खिलाफ होता है। अकॉर्डिंग टू केनी, crimes are wrongs whose sanction is punitive and is in no way remissible by any private person but is remissible by crown alone। यानी कि केनी साहब कहते हैं कि क्राइम्स और रॉन्ग्स whose sanction is punitive, यानी कि क्राइम जो है एक ऐसा रॉन्ग होता है जिसके लिए दंडात्मक कार्यवाही की जाती है और वह किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा क्षम्य नहीं है, बल्कि वह क्राउन के द्वारा, वह राजा के द्वारा क्षमा किया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम के। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइम देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स विच मस्ट बी फुलफिल्ड। तो आइए चर्चा करते हैं कि वह कौन कौन से तत्व हैं जिन्हें मिलकर कोई कार्य, जिनसे मिलकर जो है कोई कार्य अपराध बनता है। तो क्राइम के निर्माण के लिए पहली चीज जो जरूरी होती है वह है ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव का होना जरूरी है। दूसरा मेंसरिया है, मतलब उसका इंटेंशन है अपराध कारित किए जाने का। तीसरा एक्टस रियस है, यानी कि जैसा वह अपराध कारित करने के लिए सोचा है वैसा कार्य करके वह जो है अपराध किया है। और चौथा इंजरी और हार्म, यानी कि जो वह कार्य किया है उससे जो है किसी को क्षति या कोई नुकसान कारित हुआ है। आइए अब डिटेल स्टडी करते हैं पहले एलिमेंट की, यानी कि ह्यूमन बीइंग की। द एक्ट must have been done by a human being before it can constitute a crime punishable at law। यानी कि अपराध की जो पहली शर्त होती है, अपराध की जो पहली आवश्यकता होती है वह है किसी ह्यूमन बीइंग का होना, किसी मानव का होना। बट in the ancient time animals and objects were also punished because of retribution idea। लेकिन पहले के समय में यदि हम लोग देखते हैं तो ये कोई जो है निर्जीव वस्तु, यदि वो उससे कोई अपराध हो जाता है, उससे कोई हानि हो जाती है, उससे कोई नुकसान हो जाता है या फिर किसी पशु के द्वारा कोई नुकसान किया जाता है, तो प्राचीन दंड व्यवस्था में उस निर्जीव वस्तु और पशुओं को भी सजा देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब ये आधुनिक कानून व्यवस्था बनी, जो आज की कानून व्यवस्था बनी, उसमें जो है किसी निर्जीव को, किसी जो है पशु को सजा नहीं दी जाती है। यह पहली शर्त होती है कि यदि अपराध कहीं हुआ है तो वह अपराध किसी मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। अब जो है अगले क्रम में हम लोग आते हैं मेंसरिया। मेंसरिया मतलब होता है मेंटल एलिमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है। उस जो इंसान अपराध करने के लिए जा रहा है, अब जरूरी है अपराध कारित किए जाने के लिए, अपराध के बनने के लिए कि उस मानव के मन में कोई दुराशय हो, कोई मेंसरिया हो।
मेंसरिया मीन्स अ मेंटल कंडीशन ऑफ द पर्सन, यानी कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है। अपराध कारित करने की थी ना, यदि अपराध कारित करने की थी तब जो है यह अपराध के श्रेणी में आएगा उसका कार्य। जो मैक्सिम है मेंसरिया की, वह मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मीन्स सेट्रिया। इट मीन्स दैट द एक्ट इटसेल्फ does not make a man guilty unless his intention were so, यानी कि किसी भी अपराध के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है कि उसकी मानसिक अवस्था भी जो है वह अपराध करने की हो। यदि उसकी मानसिक अवस्था अपराध करने की नहीं होती है, किसी दुर्घटना में किसी भूलवश जो है यदि कोई अपराध कारित हो जाता है, तब उसे भारतीय दंड संहिता के तहत ही बचाव भी दिया जाता है। इसके बाद जो है दूसरी जो मैक्सिम हम लोगों ने लिया है वह है एक्टस में इनविटो फैक्टस नन इस्ट मीन्स एक्टस, जो मेंसरिया को बताता है कि उस व्यक्ति के अंदर मेंसरिया थी कि नहीं। तो एक्टस में इनविटो फैक्टस नन इस्ट मीन्स एक्टस का मतलब होता है एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल, यानी कि जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया है, जो कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे ऊपर दबाव डाल के करवाया गया है, उस कार्य को मेरा कार्य नहीं माना जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ए होल्स बी एंड कंपेल्स हिम एट गन पॉइंट टू ओपन द लॉक ऑफ सीज हाउस, यानी कि ए बी को जो है गन पॉइंट में, यानी कि बंदूक पे, उसके सर पे बंदूक रखता है और कहता है कि वह सी के घर का ताला तोड़े। यदि सी के घर का ताला उसके द्वारा नहीं तोड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को वहीं गोली से मार दिया जाएगा। इस भय में यदि उस व्यक्ति के द्वारा सी के घर का ताला तोड़ा जाता है, तब जो है उसे यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका आपराधिक आशय था किसी अपराध को करने के लिए, उसके घर का ताला तोड़ने के लिए, बल्कि उसे जबरदस्ती जो है ताला तोड़ने के लिए गन पॉइंट पर मजबूर किया गया था। आइए कुछ स्टडी करते हैं केस लॉ, जो मेंसरिया पे महत्वपूर्ण केस लॉ है दुराशय पर। तो सबसे पहला केस है आर वर्सेस प्रिंस का, 1875 का केस है। आइए समझते हैं कि आर वर्सेस प्रिंस के केस में क्या हुआ था। In this case, the accused, Henry Prince, took one Annie Phillips, an unmarried girl being under the age of 16 years, out of the possession and against the will of her father. इस केस में प्रिंस के द्वारा, हेनरी प्रिंस के द्वारा एक ऐसे लड़की को जो है अपहरण के लिए, किडनैपिंग के लिए चार्ज किया गया था जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम थी, और वह उसके पिता की इच्छा, उसके आज्ञा के बिना उस लड़की को लेकर गया था। इसमें जो है एक्यूज्ड पर मुकदमा लाया गया और एक्यूज्ड को दोषी ठहराया गया। इन दिस केस एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड। दूसरा केस है क्वीन वर्सेस टॉल्सन का। इन दिस केस अ लेडी रीमैरिड बाय सम अदर मैन, believing herself to widow in good faith because she made all inquiries about her husband, and family members of husband told her that her husband has already lost in a vessel bound in America। मतलब एक लेडी को जो है इसमें द्विविवाह के लिए, रीमैरिज के लिए चार्ज किया गया था। रीमैरिज का उसके ऊपर आरोप था, लेकिन जो कंडीशन थी उसे पुनर्विवाह करने के लिए, उसमें यह थी कि उसके पति जो है समुद्री यात्रा पर गए थे और बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है उनका कुछ पता नहीं चला। महिला के द्वारा बार बार पता लगाया गया डिपार्टमेंट में जाके, घर पे जाके, कि जो समुद्री यात्रा में लोग गए थे उनकी क्या खबर है, और घर वालों ने भी यह अप्रूव कर दिया कि उनकी जो है वह लॉस्ट हो गया है, लापता हो गए हैं,
अब जो है वह वापस नहीं आएंगे। और इस विश्वास में सद्भावपूर्वक सारी जानकारी जुटाते हुए जब वह अपने आप को विधवा मान ली, तब जो है उसके द्वारा पुनर्विवाह किया गया था। इसमें जब उसका मुकदमा चला तो कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट द वुमेन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ रीमैरिज, क्योंकि उसके स्तर से जितनी जानकारी उसके द्वारा जुटाई जा सकती थी उसके द्वारा जानकारी जुटाई गई और सद्भावपूर्वक अपने आप को विधवा मानते हुए उसके द्वारा पुनर्विवाह किया गया था। अतः इसमें जो है द्विविवाह के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अगला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। इन दिस केस the accused M.H. Jaj was a passenger from Zurich to Manila in a plane. When the plane landed in Bombay, it was found that the respondent carried 30 kg gold and the accused did not declare it in the manifest. यानी कि इसमें जो है एक पैसेंजर जो M.H. जॉर्ज था वह ज्यूरिख से मनीला जा रहा था। बीच में जो है बॉम्बे में अपने यहाँ वह एरोप्लेन लैंड किया। कस्टम विभाग के द्वारा जो है उसकी चेकिंग की गई, तब जो है यह पाया गया कि एमएच जॉर्ज के पास 34 किलोग्राम सोना है, जिसकी सूचना उनके द्वारा एयरप्लेन अथॉरिटी को भी नहीं दी गई थी, उस हवाई जहाज के अधिकारियों को भी नहीं दी गई थी। और जो मैनिफेस्ट होता है उसमें भी जो है उनके द्वारा ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं था, उनके द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि उनके द्वारा 34 किलोग्राम सोना कहीं लेके जाया जा रहा है। उनके ऊपर जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत मुकदमा चलाया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस एक्ट के वायलेशन के लिए दंडित किया। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस केस accused is liable to punish according to Foreign Exchange Regulation Act 1947। तीसरा एलिमेंट जो क्राइम का है वह एक्टस रियस है, यानी कि पहला ह्यूमन बीइंग हो गया, दूसरा मेंसरिया हो गया, यानी कि उसका अपराध कारित करने का कोई आशय बन गया। अब जो है जो आशय बना है उसका जो अपराध कारित करने के लिए उस मानव के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा सोचा गया है, अब उस सोच के फर्दरेंस में एक्टस रियस यानी कि कोई एक्ट कर रहा है, कोई ओमिशन कर रहा है। मीन्स एक्टस रियस मीन्स फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। Act or omission is necessary because no one can understand the situation of mind that what is going in the mind of a person। Actus reus इसलिए जरूरी बनाया गया कि कोई व्यक्ति अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, कैसे अपराध कारित करने के लिए सोच रहा है, इसको किसी के द्वारा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कोई यह नहीं बता सकता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके प्रकटीकरण के लिए कोई एक्ट या कोई ओमिशन अवश्य किया जाना चाहिए, तभी पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आदमी वैसा ही कार्य करता है जैसा कि वह सोचता है। यदि उसके द्वारा अपराध कारित करने के लिए सोचा गया है और वह जो है उस सोच के उपरांत, उस सोच के फर्दरेंस में कोई एक्ट करता है, कोई ओमिशन करता है, तब यह अपराध की तीसरी आवश्यक शर्त है। यानी कि मेंसरिया के बाद एक्टस रियस, यानी कि उस अपराध के करने के क्रम में उसके द्वारा कुछ एक्ट और ओमिशन किया जाना। चौथा है इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। अब जब उसके द्वारा पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा उसके अंदर अपराध कारित करने का आशय आ गया, तीसरा उस आशय के फर्दरेंस में उसने कोई कार्य किया, तब चौथा जो है यदि उस कार्य से कोई इंजरी होती है किसी ह्यूमन बीइंग को, तब जब ये सारी चीज़ें चारों मिलके जो है अब कहा जाएगा कि उसने एक इंसान था, उसके मन में दुराशय आया अपराध कारित करने के लिए, उस क्रम में उसके द्वारा कोई कार्य किया गया। चौथा, अब जो है उस कार्य से कोई इंजरी हुई, कोई क्षति हुई, तब जो है उसका अब यह कार्य अपराध कहा जाएगा। तो आइए इंजरी को समझते हैं। इंजरी टू ह्यूमन बीइंग तो चौथा इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। द वर्ड इंजरी
एज डिफाइंड बाय सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि इंजरी शब्द को, क्षति शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में प्रतिपादित 44 में परिभाषित किया गया है। तो आइए देखते हैं कि धारा 44 में भारतीय दंड संहिता के क्षति क्या, इंजरी क्या होती है, क्या कहा गया है उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इंजरी मीन्स एनी हार्म whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा नुकसान जो कि अवैध तरीके से कारित किया गया है किसी व्यक्ति को, उसके शरीर के लिए, उसके माइंड के लिए, उसके रेप्यूटेशन के लिए या फिर उसके प्रॉपर्टी के लिए, तब ये सारी चीज़ें जो है क्षति की कैटेगरी में आती हैं। Injury must be illegally caused to another human being or to a body of individual or to the society at large। यानी कि ऐसी इंजरी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से किसी ह्यूमन बीइंग के लिए की जानी चाहिए, उसके बॉडी के लिए या फिर समाज में बड़े स्तर पर ऐसी इंजरी हो रही है, तब यह चारों चीज़ें मिलके अपराध का गठन करती हैं, अपराध का निर्माण करती हैं। मतलब पहला एसेंशियल एलिमेंट ह्यूमन बीइंग, दूसरा मेंस रिया, तीसरा एक्टस रिया, चौथा इंजरी, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आज सब लोगों ने स्टडी किया कि अपराध के क्या आवश्यक तत्व होते हैं और उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हैं। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।